नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपना अगला वीडियो है वो बनाने जा रहे हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे अपने जो भारत देश की शासन व्यवस्था उसके बारे में। तो भारत देश की शासन व्यवस्था में हम पढ़ेंगे हमारी संसद। आज का अपना अध्ययन विषय रहेगा संसद। संसद को हम व्यवस्था बता कहते हैं। ये जो केंद्रीय सरकार होती है, केंद्रीय सरकार में ये व्यवस्थापिका होती है, और जब राज्य सरकार होती है तो व्यवस्थापिका के रूप में या संसद की जगह विधानसभा और विधान परिषद आ जाती है। तो केंद्रीय रूप में जब हम केंद्रीय शासन का अध्ययन करते हैं तो यह ये संसद के रूप में हम इसको पाठ्य पुस्तक में इसका अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि सरकार क्या होती है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, सरकार एक शासन संचालित करने वाली संस्था होती है। शासन संचालित करने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। शासन संचालन का कार्य जिस संस्था के द्वारा किया जाता है वह सरकार है। अब शासन संचालन में काम कितने प्रकार के? शासन संचालन में कानून बनाना भी होता है, कानून को लागू करना भी होता है, उसकी जांच करना भी होता है। तो कई विद्वानों ने कहा कि ये जो शासन संचालन का काम है वो 3 भागों में बांट देना चाहिए, ताकि कोई एक अंग जो है वो उस मनमानी नहीं कर सके। तो शासन संचालन के अलग अलग कामों के आधार पर सरकार को 3 भागों में बांटा गया है। हम कह सकते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं। ये सरकार है, इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग है जिसे हम सरकार का पहला अंग कहते हैं वो व्यवस्थापिका कहलाता है, और इसी को हम केंद्रीय शासन व्यवस्था में या केंद्र सरकार में इसी को हम संसद कहते हैं। दूसरा जो भाग होता है वो कार्यपालिका कहलाता है, जिसके बारे में मैंने आपको पूर्व में बताया है। मेरे पहले 3 वीडियो इसके बारे में आ चुके हैं। मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में कार्यपालिका का विस्तृत अध्ययन आपको करवाया है। इसी तरह से तीसरा जो अंग है वो न्यायपालिका है, जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। ये व्यवस्थापिका संबंधी अपना वीडियो पूरा होगा तो उसके बाद हम न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे। व्यवस्थापिका जो है इसका काम है कानून बनाना, इसका काम है कानून को लागू करना, और ये कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने वाला अंग है। व्यवस्थापिका केवल भारत में ही नहीं, लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका नाम अंग होता है। नाम अलग अलग होते हैं, हर जगह इसका नाम अलग अलग होता है। तो मैं बात करता हूं कहां क्या नाम है इसका। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटेन में इसका क्या नाम है। तो ब्रिटेन में इसको कहते हैं पार्लियामेंट। पता है आपको, पार्लियामेंट के 2 भाग बताए जाते हैं, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक हाउस ऑफ कॉमन्स। इसी तरह से दूसरा जो देश है राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहां पर इसे क्या कहते हैं? तो यहां पर इसको कांग्रेस कहा जाता है। अमेरिका में ये जो संसद है उसको कांग्रेस कहा जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं जापान में क्या नाम है। जापान में इसे डाइट कहते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं इराक में इसका नाम क्या है। तो इराक में इसको मजलिस कहते हैं, इसका नाम मजलिस। इसी तरह से फ्रांस में से ड्यूमा कहा जाता है। तो हम देखते हैं भारत में क्या कहा जाता है। तो भारत में इसे संसद कहते हैं। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो यही बिंदु है, संसद क्या होता है। संसद क्या होता है का अध्ययन करने से पहले हम देखते हैं कि क्या संसद आजादी के बाद हमारे सामने सबसे पहले प्रकट हुई, या आजादी से पहले भी संसद के रूप में हमारे यहाँ शासन यानी कि शासन करने वाली संस्था के रूप में संसद हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी।
प्राचीन भारत में। तो हम देखते हैं प्राचीन काल में जहां गणराज्य थे, कई सारे ऐसे गणराज्य हैं जिनकी शासनिक व्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं, कई ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें पता चलता है कि प्राचीन जो भारत के गणराज्य थे उनमें वर्तमान संसद की संस्था होती थी और उस संस्था को सभा और समिति के रूप में बांटा जाता है। ये जो सभा है वो वर्तमान राज्यसभा यानी कि वरिष्ठों की सभा थी और ये जो समिति है वो जन सामान्य की संस्था थी। इसको हम वर्तमान की लोकसभा की सादृश्य संस्था मान सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो संसद का स्वरूप है वो प्राचीन भारत में भी देखने को मिलता है, लेकिन हम विस्तृत अध्ययन से जब करते हैं तो हम देखते हैं कि जो अपना ब्रिटिश शासन काल था, ब्रिटिश शासन के दौरान कई चार्टरों के माध्यम से प्लस जो भारत शासन अधिनियम थे उनके माध्यम से संसदीय शासन व्यवस्था को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया था। संसदीय शासन व्यवस्था की कई सारी परंपराओं को भारत में समय समय पर लागू किया गया था। ये कार्य 1892 में शुरू हुआ था। चार्टर अधिनियम 1892 से शुरू किया गया था और चलता रहा था 1935 के भारत शासन अधिनियम तक। अलग अलग समय में संसदीय शासन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया गया। कभी उसका विस्तार किया गया था, कभी विधानमंडल को दो भागों में बांटा गया था, द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया था। तो अलग अलग समय में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान संसदीय शासन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। तो हम शुरू करते हैं संसद का गठन। गठन में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि संसद के बारे में उल्लेख हमारे संविधान में कहां है। संसद के बारे में संवैधानिक उल्लेख कहां है? अनुच्छेद 79। इसमें बताया गया है कि भारत में एक संसद होगी जिसका अंग कौन कौन होंगे। तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया इस संसद में राष्ट्रपति इसका अनिवार्य अंग होगा। अनुच्छेद 79 कहता है कि भारत की संसद का राष्ट्रपति एक अनिवार्य अंग होगा। साथ ही साथ इसमें दो सदन होंगे, दो सभाएं होगी। एक सदन का नाम होगा लोकसभा और दूसरे सदन का नाम होगा राज्यसभा। ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। ये संसद है। भारत की संसद में राष्ट्रपति, इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा नामक दो सदन मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है। कार्यपालिका प्रमुख होता है, लेकिन हमारे यहां पर हमने पढ़ा है संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका को हमने जवाबदार बनाया है संसद के प्रति। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संसद का भी सदस्य है और राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है। संसद का राष्ट्रपति को अनिवार्य अंग कहा जाता है। तो अब हम जो अलग अलग पढ़ेंगे इसके गठन के पश्चात संवैधानिक उल्लेख को देखते हैं। संवैधानिक उल्लेख में 79 में संसद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ अब हम आगे देखते हैं कि एक जो संसद सदस्य है, राष्ट्रपति के बारे में हमने पूर्व में अध्ययन कर लिया। बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो विधायी अधिकारों के रूप में आते हैं। इसके बहुत सारे विधायी अधिकार है और संसद का अंग होने के कारण से उसे ये विधायी अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो उनका अध्ययन तो हमने विस्तृत रूप से कर लिया। अब हम करेंगे
लोकसभा और राज्यसभा का इनका गठन किस तरह से हुआ? तो इनके गठन में सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जो सदस्य होता है उस सदस्य की योग्यता क्या है। योग्यताएं, सदस्य की योग्यताएं एवं निर्योग्यताएं क्या क्या होती हैं। योग्यता मतलब कौन व्यक्ति भारत की संसद का सदस्य बन सकता है। तो सबसे पहली योग्यता की बात करते हैं। तो योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता भारत का नागरिक हो। बिना भारत की नागरिकता के किसी भी व्यक्ति को संसद का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। दूसरी जो योग्यता है वो है आयु सीमा कि संसद का सदस्य बनने के लिए उसकी कुछ न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। यदि वो संसद के सदस्य के रूप में लोकसभा का सदस्य बनता है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और यदि वो संसद का सदस्य राज्यसभा के सदस्य के रूप में बनता है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो यहां आयु संबंधी योग्यता की बात करते हैं कि वह न्यूनतम निर्धारित आयु पूर्ण कर चुका हो। कितनी है? यदि वो लोकसभा का सदस्य बनता है तो 25 वर्ष और यदि वो राज्यसभा का सदस्य बनता है तो न्यूनतम आयु उसकी 30 वर्ष निर्धारित की गई है, वो पूरी कर चुका हो। इसकी तीसरी योग्यता में कहा कि वो सारी योग्यताएं रखो ऐसा सदस्य वे सारी योग्यताएं रखता हो कौन सी सारी? जो संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। समय समय पर अगर और कुछ योग्यताओं की जरूरत पड़ती है तो वो संसद निर्धारित कर देती है। सांसद बनने के लिए संसद द्वारा वो निर्धारित योग्यताएं भी पूरी करना जरूरी है। हम बात करते हैं एक सांसद की निर्योग्यता के बारे में। अर्थात कौन सी शर्तों का पालन करना पड़ता है सांसद बनने के लिए। तो सबसे पहली शर्त तो है कि ऐसा व्यक्ति जो सरकार के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत है। या वो सरकार में मंत्री रह सकता है लेकिन अन्य और कोई ऐसी चीज है तो वो लाभ के पद पर कार्यरत रहना नहीं चाहिए। सरकार का मतलब या राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से। दूसरी जो मेरी योग्यता है वो बताइए ऐसा व्यक्ति पागल नहीं हो, दिवालिया घोषित नहीं हो या विकृत चित्त वृत्ति का नहीं हो। यानी अगर पागल है तो वो सांसद नहीं बन सकता, या दिवालिया घोषित कर चुका है तो नहीं बन सकता, या उसकी मानसिकता अच्छी नहीं है, विकृत है, विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति भी संसद का सदस्य नहीं बन सकता। तीसरी जो उसकी मेरी योग्यता है वो ऐसे व्यक्ति के लिए है जो संसद का सदस्य बन चुका है। यानी कि एक व्यक्ति
यदि दोनों सदनों का सदस्य है, दोनों सदनों का सदस्य है, तो उसे एक सदन से इस्तीफा देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। एक सदन से त्याग पत्र देना होगा। यदि वो नहीं देता तो उसकी सदस्यता को हटाया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। और इसके बारे में वो कौन से सदन को छोड़ना चाह रहा है, यह उसे 10 दिन में सूचित करना होगा। ऐसी सूचना कि वो कौन से सदन का सदस्य लेना चाहता है, उसकी सूचना उसे 10 दिन में देनी होगी। अगली योग्यता है कि यदि कोई व्यक्ति दो लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव जीत जाता है, अथवा वह पहले किसी विधान सभा का सदस्य है, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, तो उसे, अगर ऐसा हो जाए तो उसे 30 दिन के भीतर एक पद कोई भी त्याग करना पड़ेगा। तीस दिन का टाइम है। 30 दिन की अवधि में यदि वो पहले से विधानसभा सदस्य है तो विधानसभा सदस्यता से त्याग पत्र दे सकता है, या वो पहले से एक साथ 2 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव जीत लेता है तो उसको किसी एक पद को, किसी एक लोकसभा क्षेत्र को खाली करना पड़ेगा। ऐसी भी योग्यता एक सांसद के रूप में, यानी कि एक व्यक्ति 2 जगहों से सांसद नहीं रह सकता, या एक व्यक्ति संसद का और विधानसभा का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता। यदि वो स्वयं ऐसा नहीं करता है, यदि पद त्याग नहीं करता है, एक पद को खाली नहीं करता, तो क्या करेंगे, जो सबसे बाद में उसने चुनाव जीता है उसको उसका सदस्य मानते हुए पहले जो सदस्यता है उससे उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। इसी तरह से अगली योग्यता है कि यदि कोई व्यक्ति बिना संसद की अनुमति के लगातार 60 बैठकों में उपस्थित नहीं होता है, 60 बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो उसको सदस्यता से निलंबित किया जा सकता है, उसकी सदस्यता को खत्म किया जा सकता है। इसके साथ ही एक और योग्यता, यदि कोई व्यक्ति दल बदल का शिकार हो जाए, दल बदल का शिकार हो जाए तो उसकी सदस्यता भी खत्म की जा सकती है। तो इस तरह से निम्नलिखित आपको बताइए
बोर्ड पे लिखी हुई है कि कौन कौन सी 3 योग्यताएं एक सांसद के लिए लागू होती है, यानी कि वो कब संसद का सदस्य बना रह सकता है। संसद के गठन का अगला बिंदु लेते हैं, ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य चुनाव जीत कर आ चुका है, तो उसके लिए तीसरा बिंदु लेते हैं शपथ। किसी भी सांसद को शपथ ग्रहण करवाई जाती है और वो शपथ संविधान के प्रति निष्ठा, एक तो संविधान के प्रति निष्ठा और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेता है। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ दिलाई जाती है उसे। वो 2 शपथ लेता है, संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखूंगा, साथ ही साथ देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा, ऐसी शपथ ग्रहण करवाई जाती है। अगला जो बिंदु है गठन में वो है कि संसद के सत्र कितने होते हैं। संसद के सत्र के बारे में सिर्फ इतना कहा गया है कि अंतिम सत्र है, अंतिम सत्र यानी एक साल में कितने सत्र आयोजित किए जाए ऐसा कुछ नहीं कहा गया, केवल यह कहा गया कि अंतिम सत्र, ये कहा गया है कि प्रथम सत्र की अंतिम बैठक, प्रथम सत्र की अंतिम बैठक और द्वितीय सदन की और द्वितीय सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से ज्यादा अंतराल नहीं हो। कितना बताया है? 6 माह से ज्यादा अंतराल नहीं हो, सिर्फ ये कहा गया है। प्रथम बैठक, प्रथम सत्र, उसकी अंतिम बैठक और द्वितीय सत्र, उसकी प्रथम बैठक के बीच में अधिकतम 6 महीने का अंतराल नहीं है, ऐसा कहा गया सत्र के बारे में। वैसे संसद के, भारतीय में संसद के 3 सत्र आयोजित होते हैं। एक सत्र को कहते हैं बजट सत्र, दूसरे को कहते हैं मानसून सत्र और तीसरे को कहते हैं शीतकालीन सत्र। सत्र का मतलब संसद की बैठकें कब कब आयोजित की जाएगी, तो कम से कम 3 बैठकें भारत में आयोजित की जाती है, जिसका अलग नाम है बजट सत्र, जो फरवरी मार्च में, अगस्त सितंबर में और आगे दिसंबर जनवरी में। तो इस तरह से 3 सत्र आयोजित करने का प्रावधान किया गया है। तो इनमें तीनों में 6 माह से ज्यादा का समय नहीं रहेगा, जब 3 सत्र आयोजित किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं संसद के गठन में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है गणपूर्ति। यह सत्र कब आयोजित किया जा सकता है, कितने सदस्य होने पर लोकसभा राज्यसभा यानी कि संसद के जो दोनों सदन है उनकी बैठक आयोजित की जा सकती है। तो गणपूर्ति को पहले तो समझाएं कि क्या होता है। वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिससे किसी सदन की कार्यवाही को वैधानिकता प्राप्त हो जाए, यानी उसके द्वारा किया गया कार्य विधि सम्मत है, ये विधि सम्मतता उसको प्राप्त हो जाए, वो गणपूर्ति कहलाता है। इसे कहा जाता है गणपूर्ति। क्या कहलाएगा ये? गणपूर्ति कहलाता है। तो पहले तो गणपूर्ति का मतलब वह संख्या जो बैठक के लिए अनिवार्य है, बैठक करनी है
तो न्यूनतम कितने सदस्यों का उस सदन में उपस्थित होना जरूरी है। ये गण पूर्ति की जो संख्या है वो 10वां हिस्सा निर्धारित की गई है। 10वां हिस्सा, कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होना जरूरी है। अलग अलग सदन है, जैसे लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं, तो 545 का 10वां हिस्सा लोकसभा की गणपूर्ति का होगा। और इसी तरह से राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, तो इनका भी 10% हिस्सा, दोनों मिलाकर अगर ये है, इसका कितना होता है याद रखने की बात है, ये कम से कम 55, वैसे 54.5 होता है लेकिन 55 माना जाएगा। ये 24.5 है, यानी कि 25 सदस्य होने पर, लोकसभा में 55, राज्यसभा में 25 सदस्य होने पर इनकी कार्यवाही की जा सकती है। यह है गणपूर्ति। आगे हम बात करते हैं संसद की भाषा। यानी एक संसद में कौन सी भाषा का प्रयोग करें, तो संसद के लिए संविधान द्वारा जो भाषा निर्धारित की गई है वह है हिंदी और अंग्रेजी। इन दोनों भाषाओं में कामकाज किया जा सकता है, लेकिन साथ साथ ये भी तय कर दिया गया है कि यदि कोई सदस्य हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता है तो पीठासीन अधिकारी, यानी कि जिस सदन का वो सदस्य है उसका सभापति या अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी अन्य भाषा का प्रयोग करने की छूट दे सकता है, स्थानीय भाषा का प्रयोग करने की छूट दे सकता है। तो अनिवार्यता तो है, हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में बोल सकता है, विचार प्रकट कर सकता है, कामकाज कर सकता है, लेकिन साथ साथ यदि वो दोनों में से किसी भाषा का प्रयोग करने में असमर्थ है तो इस स्थिति में पीठासीन अधिकारी उसको स्थानीय भाषा का प्रयोग करने की छूट दे सकता है। तो यह है संसद की भाषा। अब हम बात करते हैं अगला, संसद के गठन में ये जो मंत्री होते हैं, मंत्री और महान्यायवादी, इनके बारे में क्या नियम है, ये कौन से सदन में उपस्थित रह सकते हैं और किस सदन में उपस्थित नहीं रह सकते। तो ये संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। पहली बात, ये संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। लेकिन मतदान के बारे में मंत्री केवल उसी सदन में मतदान कर सकता है जिसका वह सदस्य है। मंत्री तो किसी न किसी सदन का सदस्य है, इसलिए वो उसमें मतदान कर सकता है, लेकिन महान्यायवादी मतदान में भाग नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? इसका कारण है कि वो सदन का सदस्य नहीं है। महान्यायवादी मतदान में भाग नहीं ले सकता। तो इस तरह से तीन बातें ही है संसद के गठन में मंत्री और महान्यायवादी के बारे में क्या विचार है। तो सबसे पहले वो कार्रवाई में तो भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान में भाग केवल सदस्य जिसका है उसी का ले सकते हैं, और महान्यायवादी सदन का सदस्य नहीं है, इसलिए मतदान में उसको भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस तरह से हम अपने व्यवस्थापिका का गठन